बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज 5 जून है और पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस दिन लोग इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बातें होती हैं। ये दिन फिर चला जाता है और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये वो वक्त अब नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के टेम्परेचर में दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया यानी साउथ एशिया के अंदर भी दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा हो रहा है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और ये बहुत टॉप पे है। पहले 5 ममालिक में इसका शुमार होता है। ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर जब तवानाई की भी ज़रूरत होगी, ऐसे ही पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है, तवानाई की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होगी, माशी तौर पे भी नुकसानात होंगे। लेकिन इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ज़राअत का शोबा भी इससे मुतासर हो सकता है। फिर हम देख रहे हैं कि आप जंगलात, जो पहाड़ों पर दरख्त लगे हुए हैं उनमें आग लगी हुई है, जंगलात में आग लगी हुई है। हर तरफ जो माहौल है वो एक अजीब तरीके से आगे चलता जा रहा है। ग्लेशियर्स बड़ी तेजी के साथ पिघलते जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारे कारखाने, बिजली पैदा करने वाले, बिजली बनाने वाले कारखाने तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हमें अपने इर्द गिर्द और अपनी जो फिजा है, जो अपना माहौल है, उसकी भी फिक्र है? आज इसी मौजू पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में एनवायरमेंटलिस्ट हैं जनाब आसिफ जावेद। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। एनर्जी और आबी उमूर के एक्सपर्ट जनाब अरशद अब्बासी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट हैं, खुद इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और एक क्लाइमेट की ही कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए हुए हैं, डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज आप ही से करेंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये बात भी हो रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माशी तौर पे तो हम साथ साथ तरक्की कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, आगे चल रहे हैं। लेकिन शायद जो माहौल का मामला है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। हमने अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसको बहुत ज्यादा आलूदा कर दिया है। जी शुक्रिया जावेद साहब। आज का दिन खुसूसन अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ ये कि ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, बल्कि आज का दिन अब 50 साल पूरे हो गए जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली दफा इन्वायरमेंट पे बात करना शुरू की। 1972 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ था और वहीं पे ये बात की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि ओरिजिनली अमन के लिए और समाजी तरक्की के लिए बनी थी, तो वहाँ पे ये इस चीज पर फैसला साजी शुरू हुई कि पीस और जो सोशल वेलबींग है, प्रॉस्पेरिटी, जो उस तक नहीं आ सकती जब तक कि अपने माहौल को आप महफूज नहीं रखते। और आज 50 साल के बाद हम देखते हैं कि शायद वो तीनों चीजें जो है वो इस पर खतरे का शिकार हैं। वो आपको पीस भी उस तरीके से दुनिया में नहीं आ सका, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है वो भी बहुत इनइक्वल है। अमीर तर हो गए, गरीब जो है वो गरीब तर हो गए। और सबसे बढ़ के पूरी दुनिया की माहौलियात जो है वो इस वक्त शदीद खतरे में है। और ये जो एक रेस है कि एक तरक्की करनी और तरक्की करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि माहौल बिगड़ रहा है। ये रेस बड़ी खतरनाक है। इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक जो हमारा रहन सहन है इस वक्त ग्लोबली, उसके लिए इस दुनिया के रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ गए हैं। 1.6 टाइम अर्थ बड़ी होती तो फिर शायद ये हमारा रहन सहन जो है वो सस्टेनेबल हो सकता था। तो यानी आज अगर आप सारी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना बंद कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको नीचे ले आए, तो फिर भी जो डैमेज हम कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, वो हम अपने हिस्से से 1.5 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। आने वाली नस्लों के लिए पानी नहीं होगा, आने वाली नस्लों के लिए ताज़ा हवा नहीं होगी। आप कोयला खा के नहीं जी सकते, आप पेट्रोल पी के या तेल पी के नहीं जी सकते, और आपको सांस लेने के लिए LNG या कुदरती गैस में सांस नहीं ले सकते। आपको ये तीनों चीजें चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, हवा चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए। और ये तीनों चीजें जो है वो इस वक्त नापैद होती जा रही है। और अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे लिए जो इस साल सबसे बड़ा चैलेंज बना है वो ये है कि फरवरी के फौरन बाद मार्च और अप्रैल में हीट वेव्स आ गई, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल जो है वो
जल्दी दाना तो पक गया बाहर से, लेकिन अंदर से वो उसके कंटेंट्स कच्चे रह गए और हमें 3 मिलियन टन जो है वो इस वक्त गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। यही आज हमारी कॉटन क्रॉप के साथ होता है। तो बड़ी ये जो इकोनॉमी को इस वक्त एक मेजर चैलेंज दरपेश है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। आज जो अगर दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी, तो जाहिर है उसकी वजह से बिजली की मांग जो है उसमें इजाफा हो जाता है। जब मांग में इजाफा हो रहा है तो फिर आपको मजीद एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो ये सारा एक तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये सारा कुछ मैन मेड है, हमारी अपनी जो है एक्टिविटीज और पॉलिसीज। और अब्बासी साहब आपके पास बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि हीट वेव्स क्यों बरसगीर में ज्यादा आ रही हैं। तो एक तो ये है कि ये मैन मेड है, और दूसरा ये कि इसकी वजह से ये दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से और CO2 इमिशन की वजह से आपकी इकोनॉमी आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें वो इस वक्त बहुत वीक फुटिंग पे खड़ी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये देखें आलमी सतह पे वो कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से को 500 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान का तखमीना है, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी है। कोई पिछले साल जो बात की गई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें तो ग़ालिबन $3.8 बिलियन का पाकिस्तान को भी कहा गया था। ये आलमी सतह पे जो अभी इस स्टॉकहोम +50 में जो नंबर्स रिलीज हुए वो ये थे कि 2014 में ये कहा जाता था कि अगर आप तरक्की पजीर ममालिक में डेवलपिंग कंट्रीज को चाहते हैं कि वो जो बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लें, तो तकरीबन $100 बिलियन का खर्चा था 2014 में। 2022 में वो खर्चा 7 सालों में बढ़ के $500 बिलियन का खर्चा हो गया है कि आज अगर $500 बिलियन हो तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, ये जो तमाम इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको $500 अरब मिले तो फिर वो इस बढ़ती हुई जो क्लाइमेट चेंज है उसका मुकाबला कर सकेंगे। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो दर्जा हरारत कभी बहुत ऊपर चला गया, कभी बहुत नीचे आ गया। एक तरफ आपके खुश्क साली है बलूचिस्तान में, सिंध के इलाकों में, दूसरी तरफ नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर जो है वो पिघल के वो आउटबर्स्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इनका मुकाबला करना, पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जो एयर पोल्यूशन है, तो इन सारी चीजों का मुकाबला करने के लिए $500 अरब इस वक्त दरकार है डेवलपिंग कंट्रीज को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरशद अब्बासी साहब, ये हम देख रहे हैं जिस तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि हीट वेव है, और हम देख रहे हैं कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया में एक टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजूहात है इसकी? आपने इस पर बड़ी वर्किंग भी की है। जी जावेद साहब, बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने पहले बातें की हैं, एक कहते हैं ना ब्रॉड आउटलाइन सेट की है कि माहौल ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं कि माहौल ठीक खराब हो गया। अब साइंस क्या कहती है इसके अंदर? क्या ये कोई मिथ है या कोई, जैसे अक्सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सतह के ऊपर बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये हो चाहिए, लेकिन क्या इससे आगे करना क्या चाहिए है, हुआ कैसे? तो मेरे इसके ऊपर शायद 10-20 साल से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे बहुत सारे बड़े अच्छे माइंड, ब्रिलियंट माइंड्स इंडियन में भी हैं, पूरे साउथ एशियन इकट्ठे होते हैं, बात होती है और उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं कि हम कम से कम बाकी दुनिया को छोड़ें साउथ एशिया को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हीट वेव आई है, मार्च का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो, और आप देखें, आप पीटवी बैठे समय फारस बागला पे आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में देखें कितनी फारस पे आग लगी है, अभी पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, जी बिल्कुल यही हो रही है। अब क्या हो रहा है? बात ये है कि जब टेम्परेचर आपका यानी दर्जा हरारत बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, नॉर्मली ऐसे पहले नहीं होता था, तो वजह क्या है? तो इसके लिए जो एक जो पेपर आज से कोई 8 साल पहले प्रेजेंट हुआ, जिसको बड़ा अप्रिशिएट इंडिया में किया गया, उन्होंने कहा कि भाई देखें, बात ये है कि इंडिया में जो कोयले से बिजली बनती है, और जाहिर है कि पूरी, अभी तो उनका ये है कि 4 लाख इंस्टॉल कैपेसिटी है और उसमें से 2,15,000 उसकी है। उस पर मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कोई 8 पिटीशन है, इसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, एक उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं अभी लेटली कि देखें ये जो कोल जनरेशन है जो कि 8% साउथ एशिया में इंडिया में बिजली बना रहा है, कोयला बना के, नो डाउट उससे उसने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन किया। आज उनके पास $600 बिलियन हैं, रिजर्व है, हमारे पास नहीं है, आप ये भी चीज कवर करते हैं।
इससे क्या हुआ कोयले से ये हुआ कि आपके यहाँ जो गैसेज इमिट हो रही हैं, ग्रीन गैसेज, उसका क्वांटम पूरी दुनिया में मेजर किया जाता है। वो मेजर के बाद हुआ कि देखें जी आप ये काम गलत कर रहे हैं, इससे आपने तरक्की तो कर ली है लेकिन माहौल आपका तो अपना खराब हुआ है। वहां पे जितनी कैजुअलिटीज हुई, जितनी डेथ्स हो रही हैं, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती रहती है, कहती रहती है कि प्लीज बंद कर दें, रिन्यूएबल पे ये है। इशू नेबर का है, पाकिस्तान का है, जो कि एक साइलेंस है, क्रिमिनल साइलेंस है। आज अपने प्रोग्राम में बताया तो मेरे ख्याल में हम तो जाहिर है कि यहाँ पे डिसीजन मेकर को ज्यादा क्या कैसे कह सकते हैं, टॉक शो के भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इनको एक रिमाइंडर दूंगा। ये जो मेरी राइटिंग है मेरे ख्याल में 3-4 दिन में आ भी जाएगी, पब्लिक भी हो जाएगी, कि कोस्टा रिका निकारागुआ की सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन छोटे से कुछ इन्वायरमेंट के इश्यूज पे एक रोड बनी थी, उस पे कोस्टा रिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया और वो केस विन किया, कंपनसेशन हुई। आज हमारा जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज हाल ही नहीं कि फॉरेस्ट फायर हो रही है। आप देखिए एनर्जी कोलैप्स हुआ कि नहीं हुआ, पावर सेक्टर कोलैप्स हो गया। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका स्ट्रेस में आ जाता है पूरा पावर सेक्टर। बिल्कुल हो सकता है कि हमें इस सीजन में अगर आप एवरेज पिछले कई साल से करें, हमारी बेसिक नीड होती है 19,000, 20,000 या 18, आज हमारी 26,000 चलेगी बिकॉज ऑफ हीट वेव से। जरा इसकी कास्टिंग करें कितनी हो गई है। एक दूसरी बात ये, हम एक इसके ऊपर नेक्स्ट एक सेशन हुआ था, सेशन ये हुआ था कि देखिए हमने क्लाइमेट चेंज रेगुलेटर अब से नहीं है, शायद 100 ईयर्स पहले एक हुआ था डिक्लेयर कि ये जो हिमालयन ग्लेशियर है कुराकरम की, ये एक इंडिकेटर है, ये क्लाइमेट चेंज रेगुलेटर को टच ना कर। ठीक, जैसे हम 20 साल से पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि सियाचिन ग्लेशियर को प्रिजर्व किया जाए, जो कि हॉट स्पॉट है इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल, और देखिए जब आप क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अब तो डिस्टर्बेंस ये भी है कि पूरे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, आपको होता है कि सुन रहे हैं कि जी वहां लड़ाई हो रही है, हम भी यहाँ पे आगे तमाशा देख रहे हैं कि चाइना जीतेगा, इंडिया जीतेगा। उसमें कोई जीते या हारे, हम पहले ही हार गए। हमारा क्लाइमेट तब्दील हो गया और इस क्लाइमेट चेंज की एक कास्ट है, कीमत है, और वो कीमत हम किस तरीके से चुका रहे हैं पूरे पाकिस्तान को पता है कि अब क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है पूरे आप खुद देखें। दूसरा, हमें नीचे पानी नहीं मिल रहा सिंध में, बिल्कुल ठीक, हमारा वो जो पैटर्न, जो रेनफॉल पैटर्न तब्दील हो वो बड़ा। और ये खाली मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के नहीं कह रहा, ये इसके ऊपर इंडियन और अमेरिकन बड़ी स्टडीज हुई है कि देखिए ये आप काम कर रहे हैं, ये जो हॉट स्पॉट आपने बनाया हुआ है सियाचिन, हिमालयन ग्लेशियर, त्रिकोण जनरेट कर रहे हैं, ये मेन मेड है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी मेन मेड। बिल्कुल, अब आप ये जो कर रहे हैं इसकी हैवी कास्ट, तो फिर हमारे जैसा वो नेबर, आप पता है कि हमारे यहाँ कराची का क्या हाल है, कि हमारे अभी मिनिस्टर साहबा स्टॉकहोम में है, मेरे ख्याल में शायद उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल फिनोमिना क्या है। ये बात है ग्लोबल वार्मिंग करना। आपने खत भी लिखा था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस हवाले से, मैं आता हूँ उसकी तरफ जी प्लीज, और उस पर बात करते हैं। आपने इस पैटर्न की बात की कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से उस पानी का भी फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो गया। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि ये तो हम जाहिर है ग्लेशियर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और उसके नतीजे में फिर जाहिर है आफतें भी आती हैं, तो फिर तो मामला फिर बहुत ही दिन ब दिन ही खराब होंगे। बिल्कुल जावेद साहब, ऐसा ही है। इस ईयर जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो है वन अर्थ। ठीक है, जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा तो 50 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं जब से हर साल ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, इसीलिए आप भी देखिए प्रोग्राम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज वो हो रही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब इसका जो वर्ल्ड का जो थीम है, बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है दैट इज़ वन अर्थ। ठीक, ये समझने की ज़रूरत ये है कि हमारे पास सिर्फ ये अर्थ ही है मतलब रहने के लिए। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पेसशिप विद लिमिटेड रूम्स एंड रिसोर्सेज। और स्पेसशिप में जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता, यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एयर, जो कुछ भी है। ठीक है, तो हमें अर्थ को बिस्तर नहीं, जिस तरह सुरेश साहब ने बड़ा अच्छा कोट किया कि 1.6 टाइम अगर अर्थ हो जाए तब शायद हमारे लिए पूरी हो रिसोर्सेज। और ये क्यों प्रेशर बढ़ा जाए सब ये समझने की जरूरत है लोगों को। देयर आर 2 or 3 मेन रीजंस। नंबर 1 रीजन ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पहले वी वर लेस देन 2 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ।
आज देखें तो वी आर मोर देन 7 बिलियन, ठीक है ना, और वही अर्थ है, वही रिसोर्सेज है, तो जाहिर सी बात है वही अर्थ है, तो अर्थ के रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया है। सेकेंडली, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गए, हमारे कंजम्पशन पैटर्न जो उनसे ना वो चेंज हो गए, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू हो गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में अगर 4 बंदों की फैमिली होती थी, ऑन एवरेज वो यूज़ करते थे 50 लीटर्स वाटर अ डे, सफिशिएंट होता था उनके लिए। अब जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, पाइपिंग सिस्टम आए, तो हमारी कंजम्पशन ऑन एवरेज 150 से भी एक्सीड कर चुकी है, तो 100 जो है वो एक्सेस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि जा रहा है। तो उसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं एनवायरमेंट के एग्जिस्ट करते हैं। और एनवायरमेंट के सिर्फ ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है, इसमें बहुत सी और चीज़ें एनवायरमेंट के प्रॉब्लम, लाइक पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है, आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो कंटामिनेंट्स है, हैवी मेटल्स है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, तमाम चीज़ें हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना वो ब्लेसिंग जैसी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसी से मतलब उन्हीं ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अच्छे तरीके से एनवायरमेंट को स्टडी करें। लेकिन एक चीज़ होती है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, क्योंकि जिस तरह अभी सुलेरी साहब ने कहा कि एनवायरमेंट तमाम इन चीज़ों को एड्रेस करती है कि एयर, वाटर, क्लीन वाटर और हाइजेनिक फूड, जो कि हम लाइवलीहुड हमारी बेसिक, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए तो सिंपल मैं लोगों को समझाने के लिए फिर हम पाकिस्तान पे भी आ जाते हैं इसके बाद कि देखिए आप इक्वेशन है एक ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस ओल्ड हैबिट, वी हैव सम प्रेडिक्टेबल कंसिक्वेंसेस, न्यू टेक्नोलॉजी विद ओल्ड हैबिट्स वी हैव हाईली अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए आप लड़ाई की मिसाल लेंगे, पुराने ज़माने में भी जंगें होती थी, लोग तलवारों से, गन से लड़ते थे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज नोन होते थे। अब अगर वही हमारी हैबिट हो लड़ने झगड़ने की, तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज आर फॉर बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। इसी तरह आप एनवायरनमेंट को ले लें तो मतलब है डिफॉरेस्टेशन, पुराने ज़माने में अगर 2 बिलियन पॉपुलेशन थी और ह्यूमन मसल से लोग यूज़ करते थे, दरख्त काटते थे, तो एक बंदा कितना दरख्त काट लेता होगा। अभी आप देखें विद इन 5 टाइम्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आप पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर दें। सो जो मेरा इंपॉर्टेंट थ्रस्ट है, जब तक हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। पाकिस्तान के हवाले से तो ये बहुत ही ज़्यादा क्योंकि अहमियत, जिस तरह आपने भी कहा, बार बार यही बात होती है कि पाकिस्तान को जो है ना टॉप 5 में एक उसमें रखा गया, तो हमें ज़रा ज़्यादा प्रो एक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें एडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। लोग देखें, लोगों को ये नहीं पता कि वो क्यों सफ़र कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज हैं एवरी ईयर, कि वो मतलब एनवायरनमेंट की वजह से वो के तो मतलब गुर्बत में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लोगों को ये नहीं पता। आप इंडस्ट्रीज को बताएं कि भाई आप एमिशंस कम करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसको कम से कम ये समझना चाहिए कि उसकी एमिशंस की वजह से जो रेनफॉल नहीं हो रही या अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका अल्टीमेटली जो मेन विक्टिम है, उसका जो पहला आता है वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर पे पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, अब जाहिर है कि एक टारगेट हुआ है दुनिया ने 2030 तक के कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कमी करनी है, लेकिन जाहिर है इसके लिए भी फिर आपको वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी पाकिस्तान को जो एक सूरत हाल दरपेश है, जाहिर है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है, लेकिन जैसे अबाज साहब भी यही फरमा रहे थे कि फिर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिजली का इस्तेमाल, तवानाई, मज़ीद डॉलर, मज़ीद पैसे। अभी क्या करना है? ये जो अब तजावीज़ ज़ेर बहस हैं कि दिन कम किए जाएं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि दुनिया भर में हम देखते हैं कि बाजारों के जो तिजारती मराकज़ होते हैं, उनके अपने औकात होते हैं, वो वक्त के अंदर ही कारोबार करते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं, जिससे तवानाई में भी बहुत बड़ी बचत होती है। देखिए जावेद साहब, आप कुदरत से लड़के एग्जिस्ट नहीं कर सकते और कुदरती जो एक फितरत के असूल बने हैं उनको वायलेट करना ऐसे ही है जैसे कि आप मोटरवे पे 1 वे की पाबंदी को वायलेट करके आती हुई ट्रैफिक के बहाव के खिलाफ जाना शुरू कर दें। तो जल्द या देर जो है वो एक्सीडेंट आपका मुकद्दर बन रहा होता है, और यही चीज उस वक्त होती है जब हम फितरत के जो असूल हैं उनके खिलाफ चल रहे होते हैं। क्लाइमेट में बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए कि आप सबको मालूम है कि पानी थोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद पानी की जो बेदरेक पंपिंग है वो जारी है। आप अगर उसको बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक देख लीजिए, इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में हफ्ता इतवार को सुबह देखें ताज़ा पानी के साथ कैसे गाड़ियां धोई जा रही होती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें, यहाँ पे जो फ्लैट रेट पे ट्यूबवेल चल रहे हैं या सोलर पे चले गए, वहाँ पे किस तरीके से पानी का बेदरेक जो है एक्सट्रैक्शन वो जारी है। इसी तरीके से अगर आप कोविड के दौरान बाजार जो है वो जल्दी बंद करके
पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी चला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आपके बाजार में उनको रात को 12 बजे तक ही खुला रखना है, उसको आप शाम को जल्दी बंद नहीं कर सकते। ऑफिस में ये जो सैटरडे की एक वर्किंग डे रखा गया, इसको वापस देना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, ताकि आप अपनी एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कर पाए। लेकिन सबसे बढ़ के जो एक पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में वो ये है कि जो अब इस IMF एग्रीमेंट को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान में एनर्जी की कीमतें बढ़ रही होंगी, आल्दो के वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पे कि बिजली नहीं आती 10-10 घंटे, वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपए की सोलर प्लेट लगा के 2-3 बल्ब, एक पंखा, एक TV वो चलाने का बंदोबस्त लोग कर रहे हैं। लेकिन जितना लोग ऑफ ग्रिड जाएंगे उतना ही जो आपका कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, यानी वो चार्जेस जो कि उन IPPs को पे करने हैं अगर आप उनसे बिजली नहीं भी खरीदते मुआहदे के मुताबिक, तो वो बढ़ते जाएंगे। तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी इस वक्त मुश्किल है, एक सूरत हाल में है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है या वो ऑटोमेटिकली फ़रोग़ पा जाती है तो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाएगा, और अगर आप उसको नहीं लेके आते, फॉर एग्जांपल सोलर प्लांट्स पे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि जो हमारे सोलर टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है उन पे GST खत्म हो जाएगा। होप कि वो अगले बजट में उसकी नोटिफिकेशन भी हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं की जाती तो फिर बिजली वैसे इतनी महंगी हो जाएगी कि उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं रहेगा लोगों के लिए। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए यहाँ पे के इक्तिसादी चैलेंजेस भी हैं, ये मुआशी चैलेंजेस, वो माहौलियाती चैलेंजेस भी हैं, सियासी चैलेंजेस भी हैं। वहाँ पे ये जंग जो है क्लाइमेट चेंज के साथ मुकाबला करना ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है, और हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से इससे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शायद हुकूमती इक़दामात की बजाय हमें अपनी ज़ात से शुरू करना होगा। ये 220 मिलियन अफराद जो हैं, अगर हम में से हर कोई जो है वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे, अगर मेरे घर में कोई पानी की टूटी लीक है उसको फौरी तौर पर मैं ठीक करवाता हूँ, पानी का जो बेदरेक इस्तेमाल है उसको बंद करता हूँ, बिजली मैं बिल पे अगर शिकत रखता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने घर की सारी लाइटें ऑन करके बैठूँ, मुझे उन लाइटों को ऑफ करना होगा, क्योंकि पैसा जो है वो किसी फर्द का हो सकता है, रिसोर्सेज जो मुआशरे के हैं वो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं बन सकते पैसे की वजह से, वो पूरे मुआशरे के हैं। और ये असूल हमें याद रखना होगा क्लाइमेट चेंज के साथ कोप करते हुए। ठीक है अरशद अब्बासी साहब, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मामला ये हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोल पावर पे चल रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनकी वजह से भी बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया, अब आपको बताएं अमेरिका, पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि आप ये कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं इससे आप निकलें, लेकिन इंडिया के अंदर तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तबाही मची हुई है। जावेद, एक तो बात है कि जब भी कभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है या क्लाइमेट चेंज बात होती है तो बड़ी अच्छी अच्छी फैंसी बातें होती हैं, फैंसी बातें वो सिम्टम्स के बदले बड़ी अच्छी बात होती है, जी ये हो गया। बात ये है कि सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, और वो हल जो सस्टेनेबल हो। अब ये भी नहीं कि हम स्टोन एज में चले जाएं, बिल्कुल तो बिजली छोड़ दें, पानी इस्तेमाल छोड़ दें और बैठ चले जाएं उसमें, ये भी मुमकिन नहीं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है ऐसा है? तो यस ऐसा है। आज से जैसे तकरीबन 10 साल पहले एक हमारी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, वो थी ये जो सबसे ज्यादा इमिशन पाकिस्तान में या इंडिया में, पर्टिकुलरली जो आपने कोल की बात की है, वो पावर सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट भी है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा है। क्या कर सकते हैं? वो पहली रिपोर्ट है कि एफिशिएंसी की, जब हम किसी पावर प्लांट को एफिशिएंट बनाते हैं, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मोर जनरेशन, कम टैरिफ, यानी आप कहें कितनी खूबसूरत बात की, ये ऐसा कौन से पावर प्लांट है? तो यस दुनिया में ऐसे आ चुके हैं। जैसे जब ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कोल पावर प्लांट लगा रही थी तो एक पॉलिसी ब्रीफ दिया गया कि सुने आजकल पावर प्लांट वो आ चुके हैं जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, जो कि दुनिया में अब वो भी आ रही है, जीरो मिशन भी आ रही है, हम ये कर सकते हैं और इस पर हमें जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ पे जब आ जाती है रिन्यूएबल, बड़े लोग बात करते हैं रिन्यूएबल की। देखिए आपके सामने मिसाल आपको वो पढ़ लिया अपने आपने कि 1,10,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर की इंडिया में। प्लांट फैक्टर 16 होता है, मतलब ये कि सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल की 8%। अभी
अभी काम ये करना है कि सोलर विंड को, जिसे कहते हैं ये पूरी दुनिया में बेस लोड नहीं बना, अभी सबसे ज्यादा स्वीडन में 23% है। अगर हम 100% भी कर लें तो नियरली शायद मुमकिन नहीं है, एक्सेप्ट वन एग्जाम्पल इज देयर, दैट इज नॉर्वे, जहां पे 99% हाइड्रो पावर है, जो कि उस पर हमें जाना है। ठीक, इसी जो एक और जो सबसे बड़ी बात है, पानी की हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल आपका बढ़ना ही है। यूनाइटेड नेशन, वही यूनाइटेड नेशन जिसने बात की है क्लाइमेट चेंज की, इन्वायरमेंट की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी इसने सेट किए, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ये बातें उन्होंने की हैं। एक बैलेंस रखने के लिए एक बड़ा ही एक्सपर्टी, बड़ा ही एक्सपर्ट लोग चाहिए जो कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बना के देंगे। लिसन, जैसे इन्होंने पहले काम किया तो हमने कहा कि देखें आपने जो पावर प्लांट लगा रहे हैं इस पर हायर एफिशिएंसी के पावर प्लांट 60, 70, अब तो 65 तक आ चुके हैं, 65% एफिशिएंसी उस पर आ चुके हैं। एक बात, दूसरा हम बड़ा स्ट्रक कर रहे हैं और जो मुझे बड़ा गिला रहता है हमारे जो क्लाइमेट चेंज के, मुझे आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर आबिद लहरी, आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है, आप तो उससे बड़े बच्चे होंगे कि एक जहाँ मरी में एक न्यू मरी प्रोजेक्ट बन रहा था, प्रेटेटा ओल्ड एशियन फॉरेस्ट, वो खत्म हो रहा था, तो बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती थी इधर उधर। तो मेरे ख्याल में शायद ये आजाद ही था, उसने एक ही पॉलिसी ब्रीफ लिखा था, सुना था मिशर कि जो भी पॉलिसी ये नहीं बनेगा, आए डिबेट करें टेक्निकली, और अल्लाह का शुक्र है कि क्या वो पहले सक्सेस स्टोरी थी वो फिर शेल्फ हुआ। हमें ये जो बातें हैं ना, बातों से ज्यादा वी हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये एक पिक्चर आ जाती है, ये पोल्ट्री रह जाती है। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा फिर, चूंकि डॉक्टर साहब ने फिर जाना है। डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि यही बात है कि अमली इक़दाम करने हैं, ये मुमकिन है कि हम माशी तरक्की भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हम जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है वो भी हम करें। और जैसे आप इससे पहले आप फरमा रहे थे कि हमने कुछ ज्यादा ही जो रिसोर्सेज हैं उनको उनकी उम्र के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट हमने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से भी। लेकिन ये मैनेजमेंट हो सकती है अगर हम अपने आप से शुरू करें। जी जावेद साहब, इसमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे किसी भी शोबे में पॉलिसीज की कमी नहीं है, बेतहाशा पॉलिसीज है। क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत सी पॉलिसीज है, नेशनल वाटर पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, क्लाइमेट चेंज का एक्ट है, क्लाइमेट चेंज की काउंसिल है, ये शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी है। आप कोई भी शोबा उठा के देख ले, पॉलिसीज का यहाँ पे कोई कहत नहीं है, लेकिन उन पॉलिसीज की होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन वो एक मेजर प्रॉब्लम आ जाता है। ना सिर्फ ये कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है, बल्कि जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं वहां पे भी आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है। तो जब तक ये सारी पूरी हुकूमत के तमाम मशीनरी जो है वो वफाकी है या सूबाई है या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जब तक वो इन पॉलिसीज को ऑन नहीं करती है, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज को या इन्वायरमेंट की पॉलिसीज को, तब तक आप कोई खातिर खा उस पर तब्दीली लेके नहीं आ सकते। अगर एक मिनिस्ट्री जो है वो एक पॉलिसी का ऐलान करती है, दूसरी मिनिस्ट्री उसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी कोई और चीज लेके आ जाती है, तो वो एक दूसरे के एफर्ट्स को बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव उसमें साबित हो जाते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जो चीज हमें करनी होगी इस मुल्क के लिए वो यही है कि हम एज अ होल जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज है उनको पूरी गवर्नमेंट हर मिनिस्ट्री के जो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करे। वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था जो क्लाइमेट चेंज कमीशन के नाम से, मैं भी उसका एक मेंबर था। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लाइमेट चेंज से वाबस्ता जो पॉलिसीज है उन पे अमल करने के लिए तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है। महकमा ज़राअत है, महकमा आपाशी है, महकमा जंगलात है, महकमा वाइल्ड लाइफ है, अर्बन प्लानिंग जो है वो था, उसमें आपका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब का वो था, फिर फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज थी कंसर्न वो थी। तो जब तक ये सारी मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू नहीं करें तब तक ज़राअत में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये छोटा सा एक मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद पैसे ना होने की वजह से ये चीजें हम नहीं कर पा रहे, वो एक अपनी जगह फैक्ट दुरुस्त है, लेकिन अगर हम
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे तो पैसे आ भी जाएं शायद तब भी हमारा हाल तो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो हमें पहली चीज तो यह है कि आप एक कोऑर्डिनेशन लेके आनी है और फिर जाहिर है कि उसको उस पॉलिसी के मुताबिक उसकी फाइनेंसिंग जो है वो करनी है। और जो सबसे बेसिक चीज मैंने बताई थी कि अपने आप से हमें शुरू करना है, तब्दीली का आगाज हमें अपनी जात से शुरू करना होगा, तभी ये मुआशरा तब्दील होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद करीम सुलेहरी साहब, आपने ज्वाइन किए इस गुफ्तगू में। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि जो शजरकारी और प्लांटेशन की हम बात करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर एक को अपने अपने हिस्से की शजरकारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। हम अपनी गाड़ियों को तो बड़ी तेज़ी के साथ हम जाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है किसी दरख्त के नीचे खड़ी करें ताकि उस पर साया रहे, लेकिन पौधा लगाने के लिए हम तैयार नहीं होते। ये हमें करना है, ये हमें अपने आप में पैदा करना है। सिंध के अंदर ऐसी एफर्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी जाहिर है इसी किस्म के मसाइल हैं। सिंध हुकूमत ने तंजीम के साथ मिलकर वहाँ शजरकारी की है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली असगर अरबाब ने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको वो दिखाते हैं। माजी में कराची रोशनियों के शहर के नाम से जाना जाता था और यहाँ की पुरफिजा पूरी दुनिया में मशहूर थी। वक्त गुजरने के साथ शहर तरक्की करने लगा और मुल्क भर से लोग रोजगार की तलाश में इस शहर का रुख करने लगे। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस शहर भर में वक्त गुजरने के साथ दरख्त कटने लगे और ग्रीन बेल्ट कम होते गए। यूं ये शहर दरख्तों के जंगल के बजाय कसीर मंजिला इमारतों और कंक्रीट के जंगल में बदल गया। माहौलियाती तब्दीली के बायस शहर का दर्जाए हरारत बढ़ने लगा और अब कंक्रीट से बनी इमारतें गर्मी की शिद्दत को बढ़ाने का बड़ा जरिया बन गई हैं। ऐसे हालात में कराची को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए माहौलियाती माहिर मसूद लोहार ने गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत के ताउन से साहिल समंदर पर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के क़याम के लिए दरख्त लगाने के काम का आगाज किया। 50 एकड़ से जायद रकबे पर वो सिंध हुकूमत, कम्युनिटी और माहौल दोस्त अफराद के ताउन से अब तक 80,000 से जायद मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त और पौधे लगाने में कामयाब हो चुके हैं। कोस्टल सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डेब्रीज और किचरा पड़ा था, तो वो किचरा और डेब्रीज साफ की, प्लास्टिक साफ किया और उसके बाद इसके ऊपर बाहर से मिट्टी डाल के हमने ये प्लांटेशन जो है शुरुआत की, कोई आज से 15-16 महीने पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई 80,000 दरख्त लग चुके हैं और एक अर्बन वेटलैंड बन गई है और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन बाकायदा नजर आता है। हीट वेव को से बचना है अगर और शहर रहने के काबिल बनाने हैं तो अर्बन वेटलैंड्स और अर्बन फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो शहर हैं, न्यूयॉर्क को ले लें, लंदन को ले लें, तो वहाँ तो हजारों एकड़ों के हाई वैल्यू लैंड पे जो है वो जंगल लगे हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है, कराची को ही देख लें कि पार्क्स का मतलब ये है कि घास, यानी उधर आपको दरख्त नहीं मिलेगा जिसके नीचे आप छांव में बैठें। तो ये ट्रेंड चेंज करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम शहर रहने के काबिल नहीं होंगे। बिलावल चौरंगी के करीब कायम ये अर्बन फॉरेस्ट वक्त गुजरने के साथ एक घने जंगल में बदल रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों और रेगिस्तान में होने वाले दरख्त भी यहाँ कामयाबी से परवां चढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात को रोकने का वाहिद हल अर्बन फॉरेस्ट का क़याम है। अगर कराची शहर में अर्बन फॉरेस्ट के क़याम की हौसला अफजाई की जाए तो इस शहर को गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सकता है। साहिल फूलों, फलों, दरख्तों और जड़ी बूटियों के बायस दिन ब दिन हरा भरा हो रहा है, जिसके बायस ये जंगल मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों का मस्कन बन रहा है। अब इस जंगल में शहद की मक्खियाँ भी छत्ते बना रही हैं। यूं ये जंगल कराची में गर्मी को कम करने के साथ साथ यहाँ की खत्म होती जंगली हयात को भी बचाने का जरिया बन रहा है। अल्ट्रा डेंस प्लांटेशन हमने की है और मल्टी लेयर्ड भी है, यानी कि क्रीपर्स हैं, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, बुशेस हैं, ट्रीज हैं, इस तरह के। और ट्रीज में भी हमारे इन सब चीज़ों की जो वैरायटीज हैं वो हमारे पास 70 मुख्तलिफ जहाँ हमने लगाई हैं। तो तकरीबन 115 डिफरेंट स्पीशीज जो है यहाँ पे रेगुलरली आना शुरू हो गई हैं। साहिल पर अर्बन फॉरेस्ट के अहाते में वेटलैंड भी कायम किया गया है, जिससे बड़ी तादाद में आबी परिंदों ने अपना मस्कन बना दिया है। इन परिंदों में मुर्गाबियों के साथ फ्लेमिंगोज की बड़ी तादाद शामिल है, जिसके बायस साहिल के माहौलियाती हुस्न में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के अहाते में समंदर तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई जा रही है ताकि लोग साहिल के करीब बैठकर माहौलियाती हुस्न, आबी परिंदों, गुरूब होते सूरज और समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज हो सकें। यूं ये जगह
अब वक्त गुजरने के साथ एक सूफी बैठक में बदल रही है, जहां बाज़ औक़ात सिंध के सूफी फनकार अपनी धुनों पर सिंध के सूफी शोरा शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई और सच्चर सरमस्त का सूफियाना कलाम तंबूरों बजाकर पेश करते हैं। साद और समंदर की लहरों के आवाज का मेलाप सूफियाना मौसीकी को चार चांद लगा देता है। जब तुझे पे ये दिल नादान हुआ तेरे हुस्न में। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ जावेद साहब, अब जाहिर है कि हमने मैनेजमेंट तो करनी है, अब शजरकारी भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में, मरगला में हमारे सामने ही पहाड़ों पे आग लगी हुई है, ये सारी चीज़ें अब इसको हमने देखना होगा और सिर्फ हम बात नहीं करनी होगी बल्कि फोकस करना होगा। और सिर्फ ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, पूरी की पूरी हुकूमतों का काम है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए बहुत ड्रास्टिकली हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, लोगों को अपने तौर पर लेने पड़ेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल विल है या गवर्नमेंट की जो विल है टुवर्ड्स ऑल दीज इश्यूज, वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बहुत बड़ी। अभी देखिए एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, अभी वाटर क्राइसिस की बात हो रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और लोग इससे सफ़र हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि सोल्यूशंस आर देयर, ज़ाहिर सी बात है हम स्टोन एज में नहीं जा सकते। हम ज़ाहिर सी बात है जिस तरह इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर बंदे के राइट है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल तरीके से, जो वर्ड है सस्टेनेबल का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें करना चाहिए। अब एनर्जी के हवाले से आप देखें तो मतलब जो दुनिया के लिए ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। रिन्यूएबल की जब बात करते हैं तो हम हाइड्रो को ज़रा थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं। अब हाइड्रो एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई पानी ज़ाया नहीं होता, वही पानी आप दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हो। इवन अगर जो दरिया इंडिया के हिस्से में आए हुए हैं उसमें भी आपको पाबंदी नहीं है कि उसमें भी आप हाइड्रो प्लांट लगा सकते हो, पावर प्लांट, अगर आपके पास सफिशिएंट पानी है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें उस तरफ जाना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनकी पॉलिसी मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहिए। लेकिन बात वही है जिस तरह सुलेवी साहब ने कहा, अपने से भी स्टार्ट करना चाहिए। मैंने तो कहा सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स तो बहुत से फायदे हो जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरी सारी पीएचडी जो थी ना आर्सेनिक पे है, कैंसर कॉजिंग है। अब देखें मैंने वहाँ पर गांव में पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट कवर किए, सिंध के कोई 3 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। अब वहाँ पर आप लोगों से पूछते हैं कि आपने अपने पानी का भी टेस्ट कराया है? हार्डली मेरे ख्याल से 100 में से कोई एक बंदा होता था कि हमने पानी टेस्ट कराया। इस्लामाबाद में आ जाए, सिटीज में आ जाए, शायद लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस है। अब उससे मतलब लोगों को कैंसर हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो छोटी मोटी और बीमारियां, और उनको पता ही नहीं कि हमें किस वजह से हो रहा है। तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट का काम है, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस करानी चाहिए कि भाई आप जो पानी पी रहे हैं, जो खुराक खा रहे हैं, कम से कम आप ये मेक श्योर करें कि आप ठीक है। उससे जो हेल्थ का हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारी वो चीज़ें हैं वो कम होगी। दूसरा, जिस तरह अभी आप सुलेवी साहब ने बात की कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सैटरडे गवर्नमेंट ने ऑन कर दिया है, तो गवर्नमेंट को इस तरह से मैनेजमेंट करनी चाहिए जिससे कम से कम एक सैटरडे ऑन होने से देखें फ्यूल पे भी प्रेशर पड़ रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे भी प्रेशर पड़ रहा है, हर चीज पे प्रेशर पड़ रहा है, और उसका ज़ाहिर है बराह रास्त आपकी मईशत में प्रेशर पड़ रहा है। जिस तरह मैं आता हूँ अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन हमें इस गुफ्तगू में एनवायरमेंटलिस्ट हैं मोमी सलीम साहिबा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मोमी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो जाहिर है आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, लेकिन जाहिर है हीट वेव है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमने बहुत काम करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमती सतह पे या इंडिविजुअल सतह पे भी हम कर सकते हैं इस माहौल को बेहतर करने के लिए। क्या क्या हो सकता है? एनवायरमेंट डे के हवाले से बहुत मीडिया में जितना अवेयरनेस अभी दे रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एनवायरमेंट के हवाले से 50% या 60% मैं कहूँगी एनवायरमेंट जो है वो आपका बिहेवियर है, और वो इंडिविजुअल बिहेवियर से जो कलेक्टिव कम्युनिटी बिहेवियर बनता है। तो ऑफ कोर्स हम अगर अपनी रिसोर्सेज की बात करें, जिसमें वाटर है, एयर है, इसकी पोल्यूशन को हम अपने इंडिविजुअल एक्ट से बहुत बेहतरी से रोक सकते हैं। और ये बारवाहा बात हो चुकी है, वेस्ट अपना जो है वो आप लिटरिंग ना करें, आप कहीं फिरने जाते हैं वहाँ आप जो है ना करें। उसके अलावा आप गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि वो भी एक इमिशंस है, कार्बन इमिशंस है जो एक बड़े प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसी तरह आपका एयर पोल्यूशन है, ये सब वो चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल सतह पे हो सकती हैं।
और आई थिंक ये आपको बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल से इस तरबियत को जो है वो तालीम का हिस्सा बनाएं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर अब लाइफ स्किल्स एक नया जार्गन यूज होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि फॉर्मली उसको इंटीग्रेट किया गया हो, जहाँ पे आपको ग्रीन स्किल्स या लाइफ स्किल्स ऐसे दिए जा रहे हों कि आप सिविक सेंस आपकी उजागर की जा रही हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में, जैसा मीडिया आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह से अवेयरनेस की तरफ भी देखें, लेकिन अपने एक्ट को भी देखें कि आप लिटरिंग ना करें और बाकी बहुत सी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अर्शद अब्बासी साहब, वही बात है कि आप भी करेंगे, लेकिन साथ में हम फिर अपने पड़ोसी का क्या करें जी, जो 95%। देखिए जवेद, मैं कभी कभी सोचता हूँ बड़ी अच्छी बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह मोहम्मद सिंह, लेकिन बात ये है कि कभी किसी प्राइमरी स्कूल में जाएं तो बच्चे बाप का स्पीच कर रहे थे, नॉर्मली वो यही आता है जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना। वो कहते हैं, जो आपका सवाल का जवाब है, कहते हैं जी इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, बिल्कुल वो फिजिकल बाउंड्री वो एक ही है। इसमें जो एक बात बड़ी क्लियर है जो हमें क्वांटिफाई करना है, ये साइंस है, ये इंजीनियरिंग है, ये नहीं है कि आप वही बात है कि फिक्शंस पे आ जाएं। मैं एक बात कहूंगा कि अभी कोई 4 साल पहले एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंडिया में, और वो उनकी मेट डिपार्टमेंट की है। उन्होंने कहा ये देखें, ये जो सर्दियों में, अभी तो हीट वेव है, सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल वो धुंध कहाँ लाहौर से लेके उधर अब वो चली गई। बिल्कुल इंडियन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन है कि हम यहाँ जो कोल पावर जनरेशन कर रहे हैं और कोल का अबेंडेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें 4 लाख कैपेसिटी से पहले कहा है, 2.25 लाख कोल है, और वो उससे वो एक एफिशिएंसी उसकी इतनी है कि जिसे कहते हैं सब क्रिटिकल, वो डिटेल में नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल इससे हमारे नेबर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। हम यहाँ बड़ी अच्छी पॉलिसी बना लेंगे, हम बड़े अच्छे आप वो कर लें, बिजली इस्तेमाल ना करें, ट्रांस बाउंड्री का क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्या सोल्यूशन है। इंटरनेशनल लेवल भी जब कोई बात हो जाती है, जब डेलीगेशन उधर आते हैं, वो इंडियन कहते हैं जी बात ये है, देखें चाइना पोल्यूटर है, तो मेरे ख्याल में जो आपने अभी तहरीर पढ़ी है, जिसको कुछ हम इंडिया को कहते हैं लिसन हिमालय है, पोल्यूटेड है, ना उधर क्रॉस कर सकती ना इधर, वो ये चाहते हैं कि बड़ा साउथ एशिया, हम ये जो सारे ममालिक हैं कैसे रहे। वो जैसे आपने स्टैट देखा कि 98% कोल कंजम्पशन तो इंडिया में, हम ये को ब्लेम, मैं कोई जाहिद अहमद नहीं हूँ या वो क्या नाम है, हम तो की बात कर रहे हैं जो कि वो भी मानते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं अपने भाई के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा अदारा जो है वो IPCC है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसकी अब डेथ होगी आंखें बुझूरी से। आज से 10 साल पहले बिल्कुल जितनी जो बातें कंसर्न थे उनकी है कि यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम ऐसी इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहें जो वेरी कमिटेड है कि हमने जी दुनिया में 3rd इकॉनमी बनना है चीप एनर्जी इस्तेमाल करके, तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपके प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार बेहतर है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा थोड़ी हार्ड, पाकिस्तान में कैपेसिटी हम डरते हैं एक्चुअली, वरना अर्जेंटीना वर्सेस यूरुग्वे केस है, पेपर मिल का था, ठीक है, उड़ा के रख लिया जी, अब कैसे बनाया आपने, पहले बताया यूरुग्वे वर्सेस कोस्टारिका एंड निकारागुआ, ठीक, हम तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी नहीं लेती। एक वेरी लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि कलेक्टिव आई है कि अभी ये जो पानी नहीं आ रहा, आपने देखा कि सिंध में वो नहीं आ रहा और पैटर्न चेंज हो गया, बड़ी अच्छी रिपोर्ट एक आई है, उन्हीं की आई है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान कुछ ना करे, हम उन्हीं की रिपोर्ट लेके किसी इंटरनेशनल फॉर्म में चले जाएं, जहाँ पे ये श्री रमान साहब जाइए कि देखेंगे आपकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही है प्लीज स्टॉप दिस मैटर। ठीक, वो रिपोर्ट क्या है, कश्मीर में जितनी डिफॉरेस्टेशन हुई है उस पर रिपोर्ट निकली कि वहां पे स्नोफॉल कम हो गया, ठीक, पैटर्न चेंज हो गया, रेनफॉल कम होगी। देखिए जब स्नोफॉल कम अकुमुलेट होती है तो आज हमारे चनाब और झेलम और इस पे पानी कम है, पहले स्नो थी पानी आता। मेरी सबसे दरख्वास्त है लेकिन इस पे देखे बात सुने, ये वाली जो बातें करना, सारी बातें इस पे आ जाती है, जुम्मे को भी आ जाता है कि यार हम ठीक नहीं है, हम बंदे यार हम बताएं क्या करें, मैं कितने की चीजें ठीक करूं। ये इशू है पॉलिसी लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, जहां पे एक हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा। तफसील बात करनी चाहिए हमें और इस पे बात करते रहना चाहिए, पॉलिसीज के हवाले से भी और हुकूमत को सजेशंस के हवाले से भी, और फिर जाहिर है एक्शन के हवाले से, एक्शन के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब आपका, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब आपका, मोमी सलीम साहब आपने भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर हमें अपनी जिंदगी महफूज बनानी है तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखना होगा।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।